Hello everyone, welcome back to my channel that is Jia Shanky Medical Education. So today's topic is anticoagulants used in the blood bank. So blood bank में कौन कौन सी various types के anticoagulants को हम use करते हैं उसके बारे में आज हम इस topic में discuss करने वाले हैं. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel that is Jia Shanky Medical Education and share this video, like this video. सो चलिए आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं दैट व्हाट इज एंटीकोगुलेंट. सो व्हेन ब्लड इज कलेक्टेड इट क्लॉट्स आफ्टर सम टाइम. जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं वो कुछ देर बाद क्लॉट हो जाता है. ओके, सो द एंटीकोगुलेंट्स आर द केमिकल एजेंट्स. ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ये केमिकल एजेंट्स होते हैं विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं. when mixed with the blood in a proper portion. लेकिन कब रोकते हैं? जब हम उसको एक प्रॉपर पोर्शन में ब्लड के साथ मिक्स करेंगे. ठीक है. सो एंटीकोगुलेंट्स एक केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं ब्लड के साथ जब हम उसको एक प्रॉपर पोर्शन में मिक्स करते हैं अच्छे से तो वो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है. देन पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट्स. अब हमको एंटीकोगुलेंट क्यों यूज करना है? सो फॉर स्टडी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट, ब्लड के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स को स्टडी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट्स को. फॉर एग्जांपल हमें प्लेटलेट की स्टडी करनी है, आरबीसी की स्टडी करनी है, डब्ल्यूबीसीज के डिफरेंट टाइप्स के स्टडी करने हैं, तो उसके लिए हमें एंटीकोगुलेंट यूज़ करना पड़ेगा. देन स्टडी ऑफ कोआगुलेशन. कोआगुलेशन की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. देन प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक. एंड ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए भी हम एंटीकोगुलेंट्स को यूज़ करते हैं. देन देर आर सम मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट. एंटीकोगुलेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में बात करें. इट मस्ट बी सॉल्युबल इन ब्लड. ये जो हम एंटीकोगुलेंट यूज़ कर रहे हैं वो ब्लड के अंदर सॉल्युबल होना ज़रूरी है. सो इट मस्ट बी सॉल्युबल इन ब्लड. इट मस्ट बी कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन. ये ऐसा एंटीकोगुलेंट होना चाहिए कि जब उसको ब्लड के साथ हम मिक्स करें सो ब्लड को वो फ्लूइड कंडीशन में रखे. ओके. देन इट मस्ट नॉट बी ब्रिंग हीमोलाइसिस ऑफ ब्लड सेल्स. इसकी वजह से ब्लड सेल्स हीमोलाइज नहीं होने चाहिए, मतलब ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन नहीं होने चाहिए. देन इट मस्ट नॉट बी चेंज साइज ऑफ आरबीसी. एंड एंटीकोगुलेंट की वजह से आरबीसीज का जो साइज है वो चेंज नहीं होना चाहिए. इट मस्ट मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन ऑफ लिकोसाइट. लिकोसाइट की डिस्ट्रक्शन को जितना रोक सके उतनी अच्छी बात है. देन इट मस्ट मिनिमाइज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को भी मिनिमाइज करना चाहिए एंटीकोगुलेंट को. ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं. नाउ देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन. ये जो क्लॉट बनता है ये कोआगुलेशन प्रोसेस के थ्रू ही बनता है. सो इसमें क्या होता है, देखिए क्या होता है, ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन भी है एंड फिब्रिनोजन भी है. सो जो प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा. ये जो फिब्रिनोजन था ये ब्लड के अंदर सॉल्युबल था, लेकिन अब जब इसको थ्रोम्बिन ने फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, ये जो फिब्रिन है अब वो इनसॉल्युबल प्रोटीन हो गया. ओके, अब ये सॉल्युबल नहीं रहा. सो अब ये क्या करेगा, ब्लड एंड प्लेटलेट्स को क्लॉट कर देगा क्योंकि अब वो सॉल्युबल नहीं रहा. ठीक है. सो एक बार दोबारा देख लो, ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन होता है एंड ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड जब ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा सो ये थ्रोम्बिन एंड कैल्शियम आयन मिलकर फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करेंगे फिब्रिन में. अब ये जो फिब्रिनोजन था पहले ब्लड में सॉल्युबल था, नाउ जब वो फिब्रिन में कन्वर्ट हुआ वो फिर इनसॉल्युबल प्रोटीन हो गया. अब ये क्योंकि इनसॉल्युबल प्रोटीन हो गया सो ये ब्लड सेल्स के जैसे आरबीसी, प्लेटलेट, इन सबको ब्लड में क्लॉट कर देगा. सो इस तरीके से कोआगुलेशन होता है. देन एंटीकोगुलेंट्स आल्सो प्रिजर्व द ब्लड इन ब्लड बैंक. ये जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को प्रिजर्व करते हैं. दस एंटीकोगुलेंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस. इसी वजह से जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच प्रोलॉन्ग कोआगुलेशन टाइम ब्लड. ब्लड का जो कोआगुलेशन टाइम है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं. ठीक है, प्रोलॉन्ग कर देते हैं. एंड प्रिजर्व द ब्लड इन ब्लड बैंक. एंड ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को प्रिजर्व करते हैं दो दे आर नॉट प्रिजर्वेटिव. बट ये प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये सिर्फ एंटीकोगुलेंट होते हैं. ओके. नाउ देयर इज अ टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन. अब कुछ एंटीकोगुलेंट सोल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं जो कि ब्लड बैंक के अंदर यूज किए जाते हैं स्पेसिफिकली. फॉर एग्जांपल एसीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना. एसीडी की फुल फॉर्म है एंटीकोगुलेंट सिट्रेट डेक्सट्रोज. क्या है, ए से एंटीकोगुलेंट, सी से सिट्रेट, डी से डेक्सट्रोज. देन देयर इज अ सीपीडी, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, CPDA1 एंड CPDA2. सो CPDA1 की फुल फॉर्म एंड CPDA2 की फुल फॉर्म सेम है, बस इनमें कॉम्पोजिशन का थोड़ा सा फर्क होता है. सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन. ओके.
अब देखो ये जो कॉम्पोजिशन हम इसके अंदर जो केमिकल्स जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनका काम क्या है। देखो जो सिट्रेट होता है ये सोडियम सिट्रेट होता है एंड बाइंड करता है फ्री कैल्शियम को बाइंड कर देगा। एंड ये जो कैल्शियम है कोआगुलेशन का इनिशियल स्टेप में वर्क करता है एंड वो कोआगुलेट होगा ही नहीं फिर, ठीक है। सो द सोडियम सिट्रेट बाइंड विद द फ्री कैल्शियम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड उससे क्या बनेगा, कैल्शियम का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दस कैल्शियम रिक्वायर्ड द ब्लड कोआगुलेशन गेट डिप्लेटेड। अब जब ब्लड को कोआगुलेट होता है तो उसके लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वही जो कैल्शियम है अब वो डिप्लीट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से सिट्रेट ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड प्रोलॉन्ग, और इसी वजह से जो ब्लड का कोआगुलेशन प्रोसेस है वो डिले हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। देन देयर इज अ सिट्रिक एसिड। अभी जो सिट्रिक एसिड होता है यूज विद डेक्सट्रोज, इसको डेक्सट्रोज के साथ में यूज किया जाता है इन एंटीकोगुलेशन प्रिपरेशन, एंटीकोगुलेंट को प्रिपेयर करने के लिए। मतलब सिट्रिक एसिड अगर आप ले रहे हैं तो आपको डेक्सट्रोज भी लेना पड़ेगा। सिट्रिक एसिड प्रिवेंट्स कैरामिलाइजेशन ऑफ डेक्सट्रोज ड्यूरिंग ऑटोक्लेविंग। जब ऑटोक्लेविंग करते हैं सो डेक्सट्रोज का कैरामिलाइजेशन को सिट्रिक एसिड प्रिवेंट करता है एंड सिट्रिक एसिड रेगुलेट्स पीएच एंड देयर बाय प्रोटेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स। एंड ये क्या करता है, ब्लड का जो पीएच होता है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आरबीसीज प्रोटेक्ट रहते हैं। सो सिट्रिक एसिड क्या करेगा, ब्लड के पीएच को मेंटेन करेगा। देन यूजेस एज अ ट्राई सोडियम सिट्रेट, एंड इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ट्राई सोडियम सिट्रेट के यूज़ में तरीके से यूज़ किया जा सकता है या फिर सोडियम सिट्रेट की तरह यूज़ किया जा सकता है एज एन एंटीकोगुलेंट। देन देयर इज अ एडेनिन। एडेनिन क्या है, एटीपी सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है फॉर एज अ सबस्ट्रेट, एज सबस्ट्रेट की तरह यूज़ किया जाता है। देन देयर इज अ डेक्सट्रोज, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है आरबीसीज को एज अ एटीपी, ओके। देन देयर इज अ सोडियम फॉस्फेट, ये बफर की तरह एक्ट करेगा। अब हमें ये पता लग गया कि कौन कौन से एंटीकोगुलेंट्स हम ब्लड बैंक के अंदर यूज़ करते हैं। सो अब हम ये देख लेते हैं इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। देखिए जो सबसे पहले है फर्स्ट वन इज अ एसीडी, फुल फॉर्म क्या है, एंटी कोगुलेंट एसिड सिट्रेट फॉर डेक्सट्रोज। क्या है फुल फॉर्म इसकी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। सो इसमें क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था जो सिट्रेट है वो कभी भी अकेला नहीं होता है, उसको हम ट्राइसोडियम या फिर सोडियम सिट्रेट के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने ट्राइसोडियम सिट्रेट लिया है 1.32 ग्राम। देन हमने हमने इसमें सिट्रिक एसिड यूज़ किया है 0.48 ग्राम। एंड सिट्रिक एसिड के साथ डेक्सट्रोज का होना बहुत ज़रूरी है, सो वो हमने किया है 1.47 ग्राम। एंड उसको लिक्विड प्रोपोर्शन में करने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ करेंगे 100 ml। देन फिल्टर द स्टेराइल थ्रू 0.2 माइक्रोमीटर फिल्टर, 0.2 माइक्रो फिल्टर यूज़ करेंगे, इसको सबको फिल्टर कर लेंगे। एंड यूज़ 0.20 ml ऑफ सोल्यूशन फॉर 1 ml ऑफ ब्लड। अगर हम क्या 1 ml ऑफ ब्लड ले रहे हैं तो उसके अंदर कितना एंटीकोगुलेंट होना चाहिए, 0.20 ml होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। देन यूजेस इन द ब्लड बैंक, इसको ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर्पस, ठीक है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए। यूज फॉर रेड सेल प्रिजर्वेशन एंड ईएसआर, रेड सेल को प्रिजर्व करने के लिए, ईएसआर करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हीमोग्लोबिन परसेंटेज, हीमोग्लोबिन की परसेंट निकालने के लिए यूजफुल नहीं है। एंड ब्लड सेल्स काउंट की परसेंट भी नहीं निकाल सकते हैं हम, बिकॉज इट इज़ यूज एज अ लिक्विड दैट डाइल्यूट्स द सेलुलर एलिमेंट्स, इसको हम लिक्विड की तरह यूज करते हैं एंड ये सेलुलर एलिमेंट्स को डाइल्यूट कर देता है, इस वजह से हम इनकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसीडी। देन जो एसीडी होता है इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है ए एंड बी। सो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो एसिडी सोल्यूशन ए, उसमें क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, डेक्सट्रोज, डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसमें मेन चीज़ क्या है, जो 15 ml है एसिडी ए की सोल्यूशन की हम 100 ml में यूज़ करते हैं। अगर 100 ml ऑफ ब्लड रहेगा तो उसमें 15 ml हम एसिडी सोल्यूशन का यूज़ करेंगे। एंड एसिडी सोल्यूशन ए इज़ यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पीआरपी। जब हम पीआरपी की प्रोडक्शन करते हैं, दैट मीन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एसिडी ए सोल्यूशन लेते हैं एंड एसिडी बी सोल्यूशन लेना है। सो इसमें भी कॉम्पोजिशन का थोड़ा सा हेर फेर है, बाकी चीज़ें सेम ही होंगी। एंड इसमें क्या होगा, 25 ml हम एसिडी बी सोल्यूशन लेते हैं 100 ml में, जो ए था वो 15 ml लिया है एंड जो बी है वो 25 ml लिया है, ओके। सो एसिडी सोल्यूशन बी इज यूज एज एन एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए, होल ब्लड एंड इरिथ्रोसाइट के सर्वाइवल के लिए यूज किया जाता है ये। देन देयर इज अ सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, सीपीडी। सो इसमें क्या होता है, ट्राइसोडियम सिट्रेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, डेक्सट्रोज होता है। इसमें एक अलग से मेन एक्स्ट्रा चीज क्या है, सोडियम डाई
फॉस्फेट है, ओके, एंड डिस्टिल्ड वाटर होता है। इनको मिक्स करेंगे एंड उसके बाद हम क्या है 100 ml ऑफ ब्लड के लिए 14 एप्पल का CPD सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। जो सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज होता है एंटीकोगुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है इन दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में, एंड इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सो इसमें क्या है, ये आइसोटोनिक होता है फॉर रेड ब्लड सेल्स के लिए, ठीक है, ये रेड ब्लड सेल के लिए एज एन आइसोटोनिक की तरह वर्क करेगा। ये मोर फिजियोलॉजिकल पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है, 15% लेट सिट्रेट आयन एंड इम्प्रूव रेड सेल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। रेड सेल के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है, उसको इम्प्रूव करता है। देन देर इज अ सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, दैट इज CPDA1। इसमें हम यूज करेंगे ट्राइसोडियम सिट्रेट, सिट्रिक एसिड, डेक्सट्रोज, मोनोबेसिक सोडियम फॉस्फेट, एडेनिन एंड डिस्टिल्ड वाटर। एंड इसमें क्या होगा, एडेनिन एक्ट करेगा सबस्ट्रेट की तरह फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। ATP एनर्जी होगी और उसको एडेनिन सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करेगा और क्या फॉर्मेशन करेगा, ATP की फॉर्मेशन करेगा। ATP इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसीज का जो एनर्जी सोर्स होगा वो ATP होगा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। ATP कॉन्सेंट्रेशन आर मेंटेन बेटर इन CPDA2। सो ये जो ATP कॉन्सेंट्रेशन है वो CPDA2 में ज़्यादा अच्छे से होती है, CPDA1 में नहीं यूज़ होती है, इसलिए आज के टाइम पे CPDA2 ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो उसमें जो आरबीसी का सर्वाइवल है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें तो CPDA1 एंड CPDA2 सेम है, बस इसमें क्या होता है जो CPDA2 है उसमें कॉम्पोजिशन थोड़ी सी हाई होती है डेक्सट्रोज एंड एडेनाइन की कंपैरेटिव टू CPDA1 के comparatively. Now there are some advantages and disadvantages of various anticoagulants. So देखिए कुछ various अलग से भी anticoagulants आप देख लीजिए so that वो भी prepare हो जाए. So the most commonly used anticoagulants in hematology lab में mostly use होने वाले anticoagulant कौन से हैं, डबल ऑक्सिलेट होते हैं, EDT होते हैं, ट्राइसोडियम सिट्रेट है, हिपैरिन है, ओके। सो सबसे पहले बात करते हैं डबल ऑक्सिलेट एंटीकोगुलेंट के बारे में। सो इसमें क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सिलेट। हमने इसमें 3 पार्ट अमोनियम ऑक्सिलेट ले लिया है एंड 2 पार्ट पोटेशियम ऑक्सिलेट लिया है। एंड प्रिपेयर किया जा रहा है, अमोनियम ऑक्सिलेट 2.4 ग्राम लिया, पोटेशियम ऑक्सिलेट 1.6 ग्राम लिया, डिस्टिल्ड वाटर 100 ml लेंगे, मिक्स करेंगे। इट इज़ यूज्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 mg ऑफ 1 ml ऑफ ब्लड। अगर 1 ml ऑफ ब्लड ले रहे हैं तो 2 mg इसका यूज़ करेंगे हम। एंड मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कैल्शियम आयंस को बाइंड कर देता है, ठीक है। एंड जब कैल्शियम आयन को बाइंड कर देगा तो कोगुलेशन ही नहीं होगा। यूजेस क्या है, ये हीमोग्लोबिन को फाइंड आउट करने में यूज होता है, आरबीसी काउंट, WBC काउंट, PCV, ESR, इन सबको देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, इट बैलेंसेस द स्वेलिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम ऑक्सिलेट। ये अमोनियम ऑक्सिलेट की स्वेलिंग इफेक्ट को बैलेंस करता है एंड श्रिंकिंग इफेक्ट ऑफ पोटेशियम ऑक्सिलेट। सो देखिए अमोनियम ऑक्सिलेट का स्वेलिंग इफेक्ट है, उसको बैलेंस करेगा ये, एंड पोटेशियम ऑक्सिलेट का ना श्रिंकिंग इफेक्ट होता है, उसको भी ये बैलेंस करता है। सो द कंबाइंड इफेक्ट हेल्प्स टू मेंटेन द ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑफ द ब्लड। एंड जब हम इसको कंबाइनली ऐड यूज करते हैं, सो इससे क्या होता है, जो आरबीसी का शेप एंड साइज है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। देन देयर इज अ डिसएडवांटेज क्या है, द मोर्फोलॉजी ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज नॉट प्रिजर्व वेल। बट जो वाइट ब्लड सेल है उसकी जो मोर्फोलॉजी है बहुत अच्छे से प्रिजर्व नहीं रहती है। देन हेंस इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मेकिंग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इसी वजह से इसकी हम PBF स्मीयर नहीं बना सकते हैं, मतलब कि ब्लड स्मीयर नहीं बना सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। कैल्शियम ऑक्सलेट इज अ टॉक्सिक एजेंट, ये एक टॉक्सिक एजेंट होता है, देयरफॉर इट इज नॉट यूजफुल एज अ प्रिजर्वेटिव इन ब्लड बैंक। इसीलिए इसको ब्लड बैंक में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज नहीं किया जाता है, इसको टेस्टिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। नाउ द मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट इज द EDTA। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, याद कर लेना एग्जाम में आती है। देन इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीकोगुलेंट इन द हेमाटोलॉजी लेबोरेटरीज। हेमाटोलॉजी लेबोरेटरीज में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ कलरलेस, वाटर सॉल्युबल, ये कलरलेस होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, एंड इट इज़ मोस्ट पावरफुल कैल्शियम चिलेटिंग बाइंडिंग एजेंट। कैल्शियम को बाइंड करने के लिए मोस्ट पावर, कैल्शियम को चिलेट करने के लिए मोस्ट पावरफुल जो एजेंट है दैट इज EDTA। इट इज़ जनरली यूज इन दी फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म। इसको फॉलोइंग डिफरेंट फॉर्म में भी हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डाइसोडियम EDTA सॉल्ट की तरह, या फिर डाई पोटेशियम EDTA सॉल्ट की तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ यूज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1.25 टू 1.75 mg पर ml ऑफ ब्लड। सो हम 1 ml में या तो 1.25 mg भी डाल सकते हैं या फिर 1.75 mg भी डाल सकते हैं। देन मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये पावरफुल एजेंट है सो दैट ये कैल्शियम को चिलेट करता है, बाइंड कर लेता है। यूजेस है,
सीबीसी के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, पीसीवी, ईएसआर, डीएलसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, एचबीएवनसी टेस्ट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। एडवांटेजेस के बारे में बात करें, प्रिजर्व सेलुलर मोर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल की जो सेलुलर मोर्फोलॉजी है उसको प्रिजर्व करता है। यूज्ड फॉर प्लेटलेट काउंट्स, प्लेटलेट के काउंट को मेजर करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, श्रिंकेज ऑफ आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, इसकी वजह से आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज श्रिंक होते हैं। डीजनरेटिव चेंजेस इन द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। एंड प्रोथ्रोम्बिक टाइम कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन द प्रेजेंस ऑफ ईडीटी, जब ईडीटी एंटीकोगुलेंट होगा तो उसकी वजह से हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम नहीं मेजर कर सकते। नाउ वी हैव द ट्राई सोडियम सिट्रेट, सो इट इज यूज्ड एज अ 3.8% सोल्यूशन इन वाटर। सो वाटर में हम इसका 3.8% सोल्यूशन लेते हैं। प्रिपेयर करने के लिए ट्राई सोडियम सिट्रेट लेंगे 3.8 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे 100 ml, डिजोल्व करेंगे ट्राई सोडियम सिट्रेट को डिस्टिल्ड वाटर में, मिक्स अच्छे से करेंगे एंड 0.4 ml लेंगे हम एंटीकोगुलेंट का 2 ml ऑफ ब्लड के लिए। मोड ऑफ एक्शन में बात करें, सो जो सिट्रेट साइंस होते हैं वो कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन करते हैं। सो उससे क्या बनता है, सिट्रेट कैल्शियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जो सिट्रेट है कैल्शियम आयन के साथ कंबाइन बाइंड कर लेंगे एंड क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। दस कैल्शियम इज डिप्लीटेड, और उसकी वजह से जो कैल्शियम है वो डिप्लीट हो जाता है, मतलब कि बिजी हो जाता है। एंड कोगुलेट इज प्रिवेंटेड, और उसकी वजह से कोगुलेट जो होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। एडवांटेज के बारे में बात करें, कोगुलेशन फैक्टर्स रिमेन सेम, इसके जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो सेम ही रहते हैं। एंड प्लेटलेट फंक्शन इज रिटेन, प्लेटलेट फंक्शन रिटेन होती है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, सो इसमें हम पीसी भी नहीं कर सकते, एच भी नहीं कर सकते, टीएलसी नहीं कर सकते हैं, डीएलसी भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ सोल्यूशन दैट ऑल्टर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड। तो सोल्यूशन यूज किया जाता है जो कि ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर करता है, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देता है, ठीक है। Now we have a heparin. So heparin it is an abundantly available in liver. ये जो हमारा liver होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा present होता है and it is a natural anticoagulant agent. ये natural anticoagulant agent होता है used to prevent clot formation in blood vessels. जो कि blood vessels में clot ना बने उसके लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, लीवर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम म्यूकोजा ऑफ ऑक्सेन, पिग एंड शिप। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ऑक्सेन, पिग एंड शिप के म्यूकोजा से लिया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। केमिकली इट इज म्यूकोपॉलीसेक्राइड, केमिकली ये क्या है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है। इट इज अवेलेबल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ, मार्केट में ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, अमोनियम सॉल्ट के रूप में पाया जाता है। लिथियम हेपेरिन इज नॉट यूज फॉर द ब्लड लिथियम लेवल इन द ब्लड। ओके, सो लिथियम हेपेरिन को हम यूज नहीं करते हैं ब्लड के अंदर लिथियम की वैल्यू को चेक करने के लिए। इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 to 15 यूनिट्स इक्विवेलेंट टू 0.1 0.2 mg पर ml ऑफ ब्लड। सो हमने क्या करना है, अगर हमने 1 ml ऑफ ब्लड ले रहे हैं तो उसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, 0.12 या फिर 0.2 mg हम ले सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें, सो हेपेरिन है वो इनहिबिटिंग करता है थ्रोम्बिन का प्रोथ्रोम्बिन में बनना। ये थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में नहीं बनने देता, ना ही फिब्रिन को फिब्रिनोजन में कन्वर्ट करने देता है। और जब ये कन्वर्ट नहीं होंगे तो जो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ओके, देन यूजेस के बारे में बात करें, सो हिप्रोनाइज्ड ब्लड स्पेसिमेन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड गैसेस। इसको ज़्यादातर ब्लड गैसेस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ईएसआर के लिए कर सकते हैं, पीसीवी, ओएफटी, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट को मेजर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नाउ अगर एडवांटेजेस के बारे में बात करें, रेजिस्टेंस टू इनहिबिशन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को इनहिबिट करता है ये। एंड हेप्रोनाइज्ड शॉर्ट हाफ लाइफ अलाउज फॉर रिलेटिवली इजी एंड फ्रिक्वेंटली एडजस्टमेंट ऑफ थेरेपी, थेरेपी को देने के लिए यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव्ड प्रोकोकाइनेट प्रोफाइल एंड रैपिडली एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में बहुत जल्दी ये एंटर करता है एंड एक्ट स्विफ्टली टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, एंड क्लॉट फॉर्मेशन को रोक देता है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। प्रिवेंट कोआगुलेशन फॉर लिमिटेड टाइम, लेकिन कोआगुलेशन को बहुत कम समय के लिए इसको ये प्रिवेंट करता है। ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन इज डिफिकल्ट एज हिप्रोनाइज रिजल्ट इन स्ट्रेनिंग आर्टिफैक्ट। हम इससे स्मीयर को एग्जामिन नहीं कर सकते क्योंकि जो हिप्रोनाइज है आर्टिफैक्ट इफेक्ट देता है। एंड नॉट सुटेबल फॉर ब्लड काउंट, ब्लड काउंट के लिए सुटेबल नहीं होता। एज हिपेरिन कॉज क्लम्पिंग ऑफ सेल्स, इसकी वजह से जो सेल्स है आपस में क्लम्प हो जाते हैं एंड एडवर्सली अफेक्टिंग द रिजल्ट, एंड जिसकी वजह से वो रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स आर नॉट इन यूज, जो सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स हैं वो यूज़ नहीं किए जाते सैंपल के अंदर फॉर प्लाज्मा पोटाशियम एंड सोडियम डिटर्मिनेशन के लिए। प्लाज्मा पोटाशियम एंड सोडियम डिटर्मिनेशन के लिए हम ये वाले
एंटीकोगुलेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते. So that was it for this video, guys. If you like this video, if you enjoy this video, understood this video, then please do subscribe my channel, that is Chia Shanky Medical Education. Share this video, comment below how much this video was helpful for you, and please do support women empowerment. Thank you very much.